Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss important judgments of October 2021. चलिए फर्स्ट जजमेंट देख लेते हैं। गौतम जोरदार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की जजमेंट है। देखिए पिक्चर से आपको थोड़ा सा एनालाइज हो गया होगा कि यह जजमेंट बात किस बारे में कर रही है। चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ आई विटनेस बाय इटसेल्फ कैन नॉट रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ द टेस्टिमनीज. If the witnesses felt terrorized and frightened and did not come forward for some time, the delay in their statements stood adequately explained. देखिए यह जजमेंट क्या बात करती है? आई विटनेस के बारे में बात करती है। और अगर हमको आई विटनेस के बारे में जानना है तो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट देखना पड़ेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 118 देखना पड़ेगा। सेक्शन 118 हमारा क्या बात करता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस अनलेस एग्जम्प्टेड बाय द लॉ। देखिए हर कोई पर्सन को अगर वो टेस्टिफाई करना चाहता है, अगर वो अपनी बात रखना चाहता है और विटनेस बनना चाहता है तो कोर्ट उसको ऑब्जेक्ट नहीं करती, उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करती अनलेस वो लॉ की नज़रों में एग्जम्प्टेड हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आई विटनेस के बारे में बात हुई है तो कोर्ट यहाँ पर कहता है कि अगर आई विटनेस लेट भी आते हैं, ट्रायल की लेट स्टेज में भी आते हैं, तब भी उनकी टेस्टिमनी को ऐसा नहीं होगा कि उनकी टेस्टिमनी मानी नहीं जाएगी। इस केस में एक्यूज्ड की कंटेंशन क्या थी? इस केस में एक्यूज्ड कह रहे थे कि ऑन द सोल बेसिस ऑफ टेस्टिमनीज ऑफ आई विटनेस आप मुझे कन्विक्ट नहीं कर सकते, एंड वो भी उन आई विटनेसेस की टेस्टिमनीज पे जो ट्रायल की लेटर स्टेज में आए हैं। देखिए इनके एडवोकेट का ये कहना था कि कहीं पर भी केस में ये नहीं पता चला है कि ये लेट क्यों आए, रीजंस फॉर देयर डिले ये नहीं पता चला है। तो जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर आई विटनेस जब भी अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिले उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी टेस्टिमनीज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर आर मेनी केसेस, ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं कि कई बार आई विटनेसेस जो होते हैं टेरर की वजह से, डर की वजह से केस में नहीं आ पाते, अपनी जो स्टेटमेंट है वो नहीं दे पाते। इस केस की भी बात की जाए तो इस केस में ये चीज़ सामने आई थी कि एक्यूज्ड ने अपना एक टेरर फैलाया हुआ था, डर फैलाया हुआ था मार्केट में। अब उस डर की वजह से आई विटनेस आ नहीं रहे थे, लेकिन जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद में लोग शामिल होना स्टार्ट हो गए और उसके बाद में ये जो आई विटनेस है इन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी। तो कोर्ट ने यही कहा कि दैट अ डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ आई विटनेस बाय इटसेल्फ कैन नॉट रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ देयर टेस्टिमनीज, कि अगर डिले भी हो जाती है उनकी टेस्टिमनीज तो ऐसा नहीं होगा कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस वॉज द जजमेंट। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस इल्मो देवी एंड अनदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और अगर कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की जजमेंट। देखिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। द पार्ट टाइम एम्प्लॉय आर नॉट इंटाइटल्ड टू सीक रेगुलराइजेशन एज दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट एनी सेंक्शनड पोस्ट एंड देयर कैन नॉट बी एनी permanent continuance of part-time temporary employees as held. The regularization can be only as per the regularization policy declared by the state government and nobody can claim the regularization as a matter of right deholders the regularization policy. देखिए ये जजमेंट क्या बात करती है? इस जजमेंट में पार्ट टाइम एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है। तो ये जजमेंट कहती है जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ थे इस केस में क्या मांग रहे थे कि हमें वही पर्क्स और हमें वही सैलरी चाहिए जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये जो मामला है, जो पार्ट टाइम पॉलिसी वाला मामला है, रेगुलराइजेशन ऑफ द पोस्ट का मामला है, इसमें जुडिशियल रिव्यू थोड़ा लिमिटेड है। बिकॉज इसमें हम कोर्ट को, हम जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट को ये ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप क्या निकालिए, आप जो फुल टाइम पोस्ट्स निकालिए। देखिए यहाँ पर ये बात भी रखी गई कि इफ़ यू आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, मतलब उस डिपार्टमेंट में अभी पोस्ट नहीं आई हैं फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की, तो आप तो पहले ये मांग ही नहीं कर सकते कि हमको शिफ्ट कर दीजिए फुल टाइम में और हमको रेगुलर कर दीजिए। और कोर्ट यहाँ पर स्टेट को डायरेक्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती रिगार्डिंग द सेम इशू। ठीक है, यहाँ पर इस जजमेंट में इस बारे में बात की गई।
चलिए नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं, दैट इज नीताबेन दिनेश पटेल वर्सेस दिनेश दया भाई पटेल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो जस्टिस M.R. शाह एंड A.S. बोपन्ना की जजमेंट। पिक्चर से आपको थोड़ा सा एनालाइज हो गया होगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए वैसे भी बहुत ज़्यादा केसेस देखने को आते हैं, डाइवोर्स केसेस बहुत ही ज़्यादा देखने को आते हैं, तो ये उसी के बारे में, उसी के एक पहलू के बारे में बात कर रही है जजमेंट। क्या बात करती है? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन अ प्रोसीडिंग अंडर द Hindu Marriage Act between a husband and wife, a relief against a third party cannot be claimed. The court held so while rejecting a wife's plea to seek a declaration that the alleged marriage between her husband and another woman was void. देखिए इस केस के बारे में अगर चर्चा करें तो ये क्या कहती है कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आ रहे हो तो आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं रिलीफ मांग सकते। आप क्या रिलीफ मांग सकते हो? आप आपस में रिलीफ मांग सकते हो। मतलब वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट रिलीफ मांग सकती है कि आई वांट डाइवोर्स, आई वांट जुडिशियल सेपरेशन, लेकिन आप ये नहीं मांग सकते कि थर्ड पार्टी जो भी हैं अगर इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट कोई आप क्लेम मांग रहे हो। इस जजमेंट की बात करें, इस केस के फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो वाइफ थी वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे थे कि आई वॉन्ट टू अमेंड दीज 2 पॉइंट्स। फर्स्ट कि शी वॉन्टेड टू इंक्लूड अबाउट द एडल्ट्री, कि जो हस्बैंड है वो एडल्ट्री कर रहे हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। एंड सेकंड कि ये डिक्लेयर किया जाए जो उन्होंने दूसरी शादी की है वो वॉइड है। यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने फर्स्ट जो कैटेगरी थी दैट इज एडल्ट्री वाला पोर्शन, उसको तो अमेंड करने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन सेकंड जो वो मांग रही थी कि जो शादी वाला सिनेरियो है, जो हस्बैंड ने दूसरी पर्सन के साथ शादी की है उनको वॉइड कर दीजिए, ये उन्होंने क्लेम नहीं इंक्लूड किया, इसको मना कर दिया फैमिली कोर्ट ने। अब देखिए अगर अमेंडमेंट की बात की जाए, बिकॉज यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट की अमेंडमेंट की बात की गई है, तो हमारा CPC अमेंडमेंट ऑफ रिटन प्लीडिंग्स के बारे में बात करता है और कोर्ट को हमेशा ये एनालाइज करना होता है जब भी वो रिटन प्लीडिंग्स को अमेंड कर रहा होता है कि इवन आफ्टर द ड्यू डिलिजेंस ऑफ द पार्टीज, अगर ड्यू डिलीजेंस भी किया था पार्टीज ने, लेकिन तब भी जब भी वो रिटन प्लीडिंग्स कर रहे थे, वो ड्राफ्ट कर रहे थे, उनको उस मैटर के बारे में पता ही नहीं था। इस सिनेरियो में जो प्लीडिंग्स है वो अमेंड हो जाती हैं। तो इसीलिए फैमिली कोर्ट ने फर्स्ट कंटेंशन जो थी उसको अमेंड कर दिया। वाई? बिकॉज ये जो हस्बैंड की शादी के बारे में पता ही कब लगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले पता ही नहीं था, केस के स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि उनकी दूसरी शादी भी हो चुकी है। इसलिए जो रिटन स्टेटमेंट थी उसको अमेंड तो कर दिया गया, लेकिन इस कंटेंशन को अमेंड नहीं किया गया कि आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई राइट मांगिए। हिंदू मैरिज एक्ट में आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट राइट नहीं मांग सकते, क्लेम नहीं मांग सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि जो उनकी दूसरी शादी हुई है उसको वॉइड कर दीजिए। कोर्ट ने यही कहा कि अगर आपको ये करना है तो यू हैव टू फाइल द सेपरेट केस, लेकिन यहाँ पर आप ये केस फाइल नहीं कर सकते। This was the whole judgment, that is नीताबेन दिनेश पटेल वर्सेस दिनेश दया भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे आ जाइए, दैट इज प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना की जजमेंट। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन एब्सकॉन्डर दैट इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिलीफ ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। अब इस इतनी सी स्टेटमेंट्स में ही 2 बातें आ गई हैं, एंड व्हाट आर दोज? दैट फर्स्ट इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होते हैं? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम अगर जैसे प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट्स को पता होगा पीओ, वो पीओ भी कह देते हैं कि पीओ डिक्लेयर हो गए। पीओ डिक्लेयर होना मतलब कि देखिए अगर पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर कोई केस चल रहा है कोर्ट में और किसी पर्सन को बुलाया जा रहा है कि आप कोर्ट में आओगे, लेकिन वो पर्सन कोर्ट में आ ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा डेट्स भी हो गई लेकिन वो नहीं आए, तो कोर्ट क्या करती है? वारंट ऑफ अरेस्ट उनके अगेंस्ट फाइल कर देती है ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिक्वेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे पर्सन जो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं वो पीओ डिक्लेयर हो जाते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन पीओ डिक्लेयर्ड हो गए हैं, दैट इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए हैं, तो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। नाउ व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल? अब ये बेल कौन सी बेल है? देखिए एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस ऑफेंस के
रिगार्डिंग मुझे बिल्कुल अरेस्ट कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए ये ए पर्सन है और इनके सामने कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा शक है कि इस ऑफेंस के रिगार्डिंग मुझे एक्यूज माना जाएगा और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मुझे अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो इन ए पर्सन के पास क्या पावर है, इनके पास ये क्या कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एंटीसिपेटरी बेल का पर्पस क्या होता है? देखिए, कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को देने से पहले बहुत ज़्यादा कैटेगरीज भी देखती है, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होता है उसको देखती है, उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल देती है। अब एंटीसिपेटरी बेल का पूरा पर्पस क्या होता है कि जब भी अरेस्ट होगा, अब ये ए पर्सन जब भी अरेस्ट होंगे तो इनको बेल दे दी जाएगी, इनकी बेल में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब देखिए, नाम ही है एंटीसिपेटरी बेल, मतलब बेल से पहले अरेस्ट होना तो ज़रूरी होगा ना, तो अरेस्ट होंगे ये पर्सन, उसके बाद इनको बेल दे दी जाएगी। दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। तो इस केस में क्या हुआ कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या मांग रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, ही इज अप्लाइंग फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो यहां पर कोर्ट क्या कहती है कि यू आर ऑलरेडी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, आप खुद पहले कोर्ट में आ नहीं रहे और आप क्या अप्लाई कर रहे हो, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो। यू हैव टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द कोर्ट। आपने यहाँ पर जो कोर्ट का ट्रस्ट है उसको ही खत्म कर दिया। अब वो कोर्ट आपको कैसे एंटीसिपेटरी बेल देगी? तो इन दिस केस द ट्रायल कोर्ट डिसमिस द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट एज द एक्यूज्ड इज एब्सकॉन्डिंग, आप खुद ही भाग रहे हो, आप खुद ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, द एक्यूज्ड इज नॉट इंटाइटल्ड टू द एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, ये प्रॉपर लॉ आपको पता लग गया कि अगर कोई भी पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुका है तो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, ही इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। देयर आफ्टर द एक्यूज्ड अप्रोच द हाई कोर्ट विच ग्रांटेड द एंटीसिपेटरी बेल, और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, दिस वाज द होल जजमेंट, दैट इज प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आई होप आपको जजमेंट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और जो हमने इससे पहले भी जजमेंट्स पढ़ी वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए, नेक्स्ट जजमेंट दैट इज इजाज़र रहमान वर्सेस सायरा बन्नू। कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन, ये जजमेंट क्या कहती है? द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ मुस्लिम मैन इज ड्यूटी बाउंड टू मेक प्रोविजन फॉर हिज एक्स वाइफ्स मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दत पीरियड डिस्पाइट पेइंग मेहर इफ शी रिमेन्स अनमैरिड एंड इज इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग हरसेल्फ। देखिए, इस जजमेंट में बहुत कुछ बातें ऐसी आई हैं जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ फर्स्ट, अगर हम बात करें तो इद्दत पीरियड के बारे में, और सेकंड बात करें तो मेहर के बारे में। फर्स्ट, इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड इन मुस्लिम लॉ क्या होता है कि देखिए, अगर किसी भी लेडी हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर उनके हस्बैंड डाइवोर्स कर लेते हैं, तो इद्दत पीरियड इज द स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें वुमेन बाउंड होती हैं, वो फिर से शादी नहीं कर सकती। और इस पीरियड में वैसे हस्बैंड को मेंटेन भी करना होता है वाइफ को, इन द केस ऑफ डाइवोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक इद्दत पीरियड होता है, मतलब वाइफ इज ड्यूटी बाउंड, द लेडी इज बाउंड कि वो रीमैरी नहीं कर सकती। ठीक है, ये हमारा इद्दत पीरियड हो गया। नेक्स्ट आ जाइए मेहर। मेहर क्या होता है? एक कंसिडरेशन अमाउंट होता है ऑफ मैरिज जो वाइफ को दिया जाता है। ठीक है, जब भी शादी होती है इन मुस्लिम लॉ तो ये अमाउंट, कितना भी अमाउंट रख लीजिए, 5,000, 10,000, लैक्स, मतलब हजारों में जितना भी जा सकता है, तो ये मेहर का अमाउंट किसको दिया जाता है? लेडी को दिया जाता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो आई होप आपको ये दो टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो अब इस जजमेंट में क्या कहा गया? इस जजमेंट में जो हस्बैंड थे उनका कंटेंशन ये था कि मैंने मेहर भी पे कर दी है और इद्दत पीरियड भी खत्म हो चुका है, अब मैं जो मेरी एक्स वाइफ है उनको मेंटेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, यूजुअली मुस्लिम लॉ में ऐसा ही होता है कि इद्दत पीरियड के टाइम पीरियड तक ही जो है हस्बैंड मेंटेन करते हैं अपनी एक्स वाइफ को, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है मुस्लिम लॉ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही करना है। अगर वाइफ जो है उन्होंने फिर से शादी नहीं की एंड शी इज इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग हरसेल्फ, वो इतना नहीं कमा पा रही हैं कि वो अपने आप को भी मेंटेन करें, तो हस्बैंड को, यहाँ पे जो एक्स हस्बैंड है उनको मेंटेन करना पड़ेगा एक्स वाइफ को, चाहे इद्दत पीरियड भी खत्म हो गया हो। ये जजमेंट यहाँ पर बात करती है इजाज़र रहमान वर्सेस सायरा बन्नू।
देखिए क्या है कि मुस्लिम मैन इज ड्यूटी बाउंड टू मेक प्रोविजन फॉर हिज एक्स वाइफ मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दत पीरियड डिस्पाइट पेइंग मेहर इफ शी रिमेन्स अनमैरिड एंड इज इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग हरसेल्फ। ये केस वैसे देखा जाए तो बहुत ही पुराना केस था, 2001 में ये केस स्टार्ट हुआ था। तो देखिए इतनी देर तक ये केस चला है और वाइफ सिर्फ क्या मांग रही है, एक मेंटेनेंस मांग रही है। ठीक है, तो ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा केसेस कहीं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, जस्टिस नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज नसीब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ एंड ऑनरेबल जस्टिस BV नगरत्ना की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर रीट्रायल इन क्रिमिनल केसेस। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो भी हम जजमेंट्स की बात करते हैं जनरली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बिकॉज उसमें कहीं आपको एक लॉ मिल जाता है, एक प्रेसिडेंट मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रही है, या फिर कोई और भी कोर्ट है हाई कोर्ट, तो वो क्या बात कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फॉर्मुलेट किए, कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए कि अगर रीट्रायल करना है किसी भी केस को तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट रीट्रायल कैन बी डायरेक्टेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। चलिए आइए देख लेते हैं कि वो जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो कोर्ट ने किस बारे में बात की, सेक्शन 386 ऑफ CRPC के बारे में बात की। नाउ व्हाट इज सेक्शन 386 CRPC देख लेते हैं। सेक्शन 386 ऑफ CRPC डिफाइंस द पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करता है इन द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर लोअर कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर दिया है तो अब एपेलेट कोर्ट में जब A पर्सन एक्विट हो गए, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया, तो B पार्टी, ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टी थी वही आएगी अपील में। अब एपेलेट कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, यहां पर सेक्शन 386 बात करता है। फर्स्ट देख लेते हैं, टू रिवर्स सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट दैट अ फर्दर इंक्वायरी बी मेड। अब ये जो एक्विटल का ऑर्डर था इसको रिवर्स कर दिया जाए और ये फॉलो अप किया जाए कि फिर से इन्वेस्टिगेशन हो, फिर से इंक्वायरी हो। नेक्स्ट, दैट द एक्यूज्ड बी रीट्राइड और कमिटेड फॉर रीट्रायल। जो एक्यूज्ड है उनको रीट्राई किया जाए। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो केस है उसको रीट्राई किया जाए, ये भी एपेलेट कोर्ट के पास पावर होती है। नेक्स्ट, फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि अगर या फिर ये तरह का केस उनके पास चल पड़ा है एपेलेट कोर्ट के पास, तो वो क्या भी कर सकती हैं, वो उनको गिल्टी भी प्रूव कर सकती हैं कि एक्यूज्ड गिल्टी हैं और उनको सेंटेंस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। ठीक है, ये पूरा सेक्शन 386 बात करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही डायरेक्शंस दी कि अगर आप सेकंड के बारे में बात करते हो, मतलब आप रीट्रायल के बारे में बात करते हो, तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, जो देखने पड़ेंगे रीट्रायल को देने से पहले। दैट इज द एपेलेट कोर्ट में डायरेक्ट रीट्रायल ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू अवॉइड अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। देखिए अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है जजमेंट में, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो जस्टिस दिया ही नहीं गया, तो उस केस में रीट्रायल किया जाएगा, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में रीट्रायल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेयर लैप्स इन द इन्वेस्टिगेशन आर नॉट सफिशिएंट टू वारंट अ डायरेक्शन फॉर रीट्रायल ओनली इफ द लैप्स are so grave as to prejudice the rights of parties can be retrial be directed। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये देखें कि इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ लैप्स हुआ है और उसके बाद आप रीट्रायल दे दें, ऐसा नहीं होगा। अगर ये लैप्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हैं, उन केसेस में, उन सर्कमस्टांसेस में रीट्रायल दिया जा सकता है, बट अगर बहुत ही नॉर्मल से लैप्स हैं इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं दिया जा सकता। बिकॉज देखिए जब रीट्रायल की बात होती है तो सारे के सारे एविडेंस जो हैं वो वाइप्ड ऑफ होते हैं, फिर से एविडेंस आते हैं। ठीक है, तो इससे कोर्ट का जो टाइम है वो भी काफ़ी जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑल्सो, हमने अभी 2 की बात की, और भी बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको एनालाइज करने पड़ेंगे रीट्रायल देने से पहले। ठीक है, दिस वॉज द होल जजमेंट, दैट इज नसीब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हमारे ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये जजमेंट समझ में आ गई होगी, पर ये पता लग गया होगा, और सेक्शन 386 में हमारा क्या बात करता है वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखिए आज के लिए हम जजमेंट्स अपनी कंप्लीट करते हैं। हमने आज अच्छे से पूरी जजमेंट्स कवर कर ली। आई होप आपने भी बिल्कुल अच्छे से समझी होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिलेटेड टू लॉ, और आपको जजमेंट्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, और तब तक थैंक यू सो मच।